Next question. DNA profiles of the child and the three individuals 1, 2 and 3 who claim to be the parents of the child are given below. देखो इसके अंदर child के VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट उसके बैंड्स गिवन है और तीन इंडिविजुअल जो क्लेम करने आए हैं कि ये मेरा बच्चा है उसके बैंड्स गिवन है। अब हमें देखना है कि असली में उसके पेरेंट्स कौन से हैं। जो भी VNTR होते हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं, सैटेलाइट DNA, रिपीटेटिव DNA। 99.9% वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स में और चाइल्ड में। तब हमें ये देखना है कि किसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि जिस इंडिविजुअल के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी वही उसके पेरेंट्स होंगे, राइट। देखो चाइल्ड एक्स का पहला बैंड किसके साथ सिमिलर है, इंडिविजुअल 1 के साथ सिमिलर है, ठीक। सेकेंड बैंड किसके साथ सिमिलर है, थर्ड इंडिविजुअल के साथ सिमिलर है। थर्ड बैंड चाइल्ड का किससे सिमिलर है, इंडिविजुअल 1 से भी और इंडिविजुअल 2 से भी सिमिलर है। नेक्स्ट बैंड चाइल्ड का किससे सिमिलर है, थर्ड इंडिविजुअल से सिमिलर है। नेक्स्ट बैंड चाइल्ड का किससे सिमिलर है, थर्ड इंडिविजुअल से। नेक्स्ट बैंड 1 इंडिविजुअल से। नेक्स्ट बैंड चाइल्ड का थर्ड से। और लास्ट बैंड चाइल्ड का किससे सिमिलर है, इंडिविजुअल 1 से। तो अब हमने ये देखा सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किस किस में है, इंडिविजुअल 1 और 3। इसे सबसे ज़्यादा जो बैंड्स है वो मैच कर रहे हैं चाइल्ड के साथ, तो इंडिविजुअल 1 एंड 3 चाइल्ड के पेरेंट्स हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेजेस आर देयर इन अ यूकैरियोटिक सेल। कितने RNA पॉलीमरेज होते हैं, 3। कौन कौन से, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3। Mention which one of them transcribes hnRNA। hnRNA को कौन पॉलीमराइज ट्रांसक्राइब करता है, RNA polymerase 2। RNA polymerase 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है, rRNA को। RNA polymerase 2 किसको करता है, hnRNA को। और RNA polymerase 3 किसको करता है, tRNA या snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो हमसे hnRNA का पूछा गया था, तो RNA polymerase 2। अब हमें बताने हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं hnRNA के अंदर बिफोर इट लीव्स न्यूक्लियस एज mRNA। देखो hnRNA है उसके अंदर 3 प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, एक होता है स्प्लाइसिंग, एक होता है कैपिंग और एक होता है टेलिंग। जब तक 3 स्टेप्स होंगे तब वो प्रोसेस हो जाएगा, यानी वो कम्प्लीटली मैच्योर है, ठीक। अब वो mRNA बन गया, अब वो mRNA न्यूक्लियस से बाहर किस में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो अब क्या होगा, उसके अंदर ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन होगी। तो 3 चेंजेस होते हैं, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन, 3 चेंजेस। सबसे पहला होता है स्प्लाइसिंग, ठीक। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो hnRNA होता है उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक होती है इंट्रॉन्स और एक होते हैं एक्सॉन्स। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नॉन फंक्शनल, एक्सॉन्स होते हैं फंक्शनल। तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, काटना। तो इसमें क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या है, नॉन फंक्शनल है यानी हमारे काम के नहीं है, उनकी स्प्लाइसिंग होती है, यानी उनको कट कर दिया जाता है। इंट्रॉन्स कट कर दिया इंट्रॉन्स को। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप एक्सॉन्स। जो देखो एक है, एक हमारा hnRNA उसमें इंट्रॉन्स भी है एक्सॉन्स भी है। इंट्रॉन्स हमारे काम के हैं ही नहीं तो उनको काट दिया जाता है। अब काट दिया तो बीच में स्पेसेस हो गया, तो जो एक्सॉन्स हैं यानी जो फंक्शनल हैं उनको जोड़ दिया जाता है आपस में, यानी ज्वाइन कर दिया जाता है। एक्सॉन्स क्या है, फंक्शनल हैं, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। पहला स्टेप हमने स्प्लाइसिंग देख लिया। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट होती है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग के बाद नेक्स्ट है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, जो 5' एंड होता है hnRNA का, 5' एंड, उसके ऊपर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसकी कैप लग जाती है 5' एंड पे। किसकी कैप लग जाती है, मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी कैप लग जाती है, किधर लग जाती है, 5' एंड पे, तो इसको बोलते हैं कैपिंग। थर्ड होता है टेलिंग। थर्ड होता है टेलिंग। टेलिंग के अंदर क्या होता है,
जो टेल होती है यानी जो 3' एंड होता है उस पे क्या होता है 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज आके जुड़ जाते हैं। 3' एंड पे क्या होता है 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज आर जॉइंड। तो ये हो गई टेलिंग। तो 3 कौन से प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं? स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रोन्स कट गया, कैपिंग जिसमें 5' एंड पे आ जाता है मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और टेलिंग जिसके अंदर 3' एंड पे 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज ज्वाइन कर जाते हैं। तो हमने देखा कि ये 3 प्रोसेसिंग स्टेप्स से जैसे एचएनआरएनए नाउ कंप्लीटली प्रोसेस्ड एमआरएनए बन गया जो कि न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन हो सकता है। राइट, नेक्स्ट इसमें बी पार्ट है और का। द लेंथ ऑफ डीएनए in any cell is far greater than the dimension of its nucleus. Explain how this enormous DNA is packaged in a eukaryotic cell. देखो DNA की लेंथ कितनी होती है, हम देखो इसकी आंसर की बात करते हैं बी पार्ट का। हमारा जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं 6.6 × 10⁹, ठीक, और 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना गैप होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक। तो अब इससे हमें पता चला कि डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ है, लेकिन हमारा न्यूक्लियस तो इतना बड़ा नहीं है, तो हमें डीएनए को क्या करना पड़ेगा पैक करना पड़ेगा कि वो छोटे स्पेस में ज्यादा डीएनए आ पाए। पैकिंग का क्या मतलब होता है कम स्पेस है सूटकेस में, एक उसमें ज्यादा सामान हम डाल पाए एक के ऊपर एक करके। ऐसे ही हम इसके अंदर क्या करते हैं न्यूक्लियस के कम स्पेस में ज्यादा डीएनए को पैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो उस पैकिंग में हमारी मदद कौन करता है, एक प्रोटीन होता है, वो होता है हिस्टोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हिस्टोन। ये जो प्रोटीन होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, लाइसीन और अर्जिनिन। लाइसीन और अर्जिनिन अमीनो एसिड्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक। तो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है जो हमें पैकेजिंग में हेल्प करता है। अभी कैसे पैकेजिंग में हेल्प करता है, ये जो हिस्टोन होता है ये एक ऑक्टामर बना लेता है। ऑक्टामर यानी 8। ऑक्टामर कैसे बना लेता है, इस हिस्टोन, इसको क्या बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। इसके अंदर कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, देखो H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन्स होते हैं इसके अंदर। और ये कितने कितने होते हैं, 2-2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, हिस्टोन ने ऑक्टामर बना लिया। अब क्या होता है, जो डीएनए होता है वो इसके अराउंड ऐसे पैक्ड हो जाता है। समझ में आया, ये क्या है नेगेटिव डीएनए है, और हिस्टोन ऑक्टामर कैसा है पॉजिटिव है। तो नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ऐसे ऐसे, जैसे एक बॉल है, ठीक, बॉल के ऊपर हम बाहर क्या बांध दे रहे हैं, धागा बांध दे रहे हैं। ऐसे ही हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर हम डीएनए ऐसे पैक्ड होता चला जाता है। इसके अंदर हमें एक और चीज मदद करती है, इस चीज को यहाँ पे बोलते हैं H1 यानी हिस्टोन 1 लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन, H1 लिंकर प्रोटीन। अब हमने देखा ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नेगेटिव डीएनए, पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर और H1 लिंकर होता है, इस पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम है इसके अंदर 220 बेस पेयर्स होते हैं, किसके, डीएनए के। 200 से 220 बेस पेयर्स किसके होते हैं, डीएनए के। अब क्या करता है जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये रिपीट करता है। ये रिपीटिंग यूनिट होती है किसके अंदर, क्रोमेटिन के अंदर। यानी क्रोमेटिन एक बड़ा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोसोम रिपीट होता रहता है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बना लेता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर कितने होते हैं
200 से 220 बेस पेयर्स डीएनए के होते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि कितना बड़ा डीएनए एक छोटे से स्पेस में आ सकता है न्यूक्लियोसोम की बदौलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस। ट्रांसलेशन में तीनों आरएनएस हमारे काम के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। अब पूछा है कि उनके यूज बताओ कि वो तीनों काम के कैसे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे टीआरएनए को। टीआरएनए को क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक, एडेप्टर मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ये हो गया हमारे टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, टीआरएनए में कौन कौन सी चीजें होती है? ये होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ठीक, ये कौन सी होती है? इसका एंटी कोडोन लूप होता है। क्या होता है? एंटी कोडोन लूप। इसमें क्या होगा? यहाँ पे मेरा एमआरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये एमआरएनए के साथ, जैसे ये यहाँ पे अगर ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, सपोज ये यहाँ पे यू प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और वापस यू प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ पेयरिंग करके क्या बना लेगा? ए जी ए, पेयरिंग कर लेगा। ठीक, तो एंटी कोडोन लूप। तो टीआरएनए का क्या क्या काम होता है? पहली चीज, इसके अंदर चार्जिंग होती है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है ट्रांसलेशन का? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, उसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। दो काम कौन कौन से होते हैं टीआरएनए के? एक तो अमीनो एसिड को बाइंड करता है, सेकेंड वो रीड करता है किसको? मेरे एमआरएनए को। कैसे? उसके जो एंटी कोडोन है उस पे जो होते हैं कोडोन प्रेजेंट है, उसका ऑपोजिट किस पे प्रेजेंट होता है? एमआरएनए पे। तो साथ साथ कोडोन को रीड भी करता चलता है। ठीक, तो दो फंक्शन होंगे, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, सेकेंड वो रीड करता है किसको? मेरे एमआरएनए को। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है? सेकेंड, अब एमआरएनए का क्या काम होता है? एमआरएनए क्या करता है? एज अ टेम्पलेट होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर सारा प्रोटीन सिंथेसिस वर्क करता है। टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसके ऊपर स्टार्ट कोडोन होता है जिससे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडोन AUG। इसके ऊपर स्टॉप कोडोन होता है जिससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इसके ऊपर कुछ UTRs प्रेजेंट होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, 5' एंड पे भी और 3' एंड पे भी। वो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन एफिशिएंटली हो उसमें मदद करते हैं। ट्रांसलेशन एफिशिएंसी में ये हमने देखा एमआरएनए का काम। तीसरा कौन सा बच गया? आरआरएनए। ठीक है, तीसरा हो गया आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। उसके अंदर क्या होता है? देखो, ये मेरा सपोज क्या है? एमआरएनए है। राइबोसोमल आरआरएनए के दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक, एक होती है लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो सबसे पहले किसके साथ आके बाइंड करती है? एमआरएनए के साथ। जो टेम्पलेट है उसके साथ आके बाइंड करती है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये क्या करती है? टेम्पलेट के एमआरएनए के साथ बाइंड करती है और क्या करती है? ट्रांसलेशन को स्टार्ट करती है। ये स्टार्ट करती है किसको? ट्रांसलेशन प्रोसेस को, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को। अब जो हमारी लार्ज सब यूनिट होती है, ये क्या है? मेरी लार्ज सब यूनिट। इसका क्या काम होता है? इसके अंदर 3 साइट्स होती हैं, EPA, ठीक है, एग्जिट साइट, पेप्टाइडल साइट और अमीनो एसाइल साइट। उसमें क्या होती है? वहां पे जो टीआरएनए है जो कि किसको लेकर आ रहा है? अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है।
तो जो हमारा लार्ज सब यूनिट होता है आरएनए का, वो जगह प्रोवाइड करती है। ठीक, इसके अंदर वो जगह होती है जहां पे जो हमारा टीआरएनए है वो आ सकता है और उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। ये कौन है, टीआरएनए। तो ये जगह प्रोवाइड करती है किसके लिए, अमीनो एसिड और जो आ रहा है टीआरएनए के साथ उसके लिए। तो ये लार्ज सब यूनिट का क्या काम होता है, ये ब्रिंग अमीनो एसिड अलोंग विद टीआरएनए, तो उसके लिए जगह प्रोवाइड करेगी। सेकेंड, अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आ जाएंगे तो उनका बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। ये लार्ज सब यूनिट के काम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2021 के एमसीक्यूज कर रहे हैं अब हम। पहला क्वेश्चन, HGP के बारे में यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो इसके लिए डाटा रिमेंबर करना बहुत नेसेसरी है। पहला, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 बिलियन बेस पेयर्स। नो, इट वाज मिलियन, राइट, इट वाज मिलियन, तो ये गलत है। सेकेंड, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, करेक्ट। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स, करेक्ट। Chromosome 1 has most genes, 2698, गलत, it's 2968, गलत। तो 2 और 3 सही है, B is the correct answer. Next question, the phosphoester linkage in the formation of a nucleotide involves the bonding between phosphate group और किसके बीच में होती है bonding, OH किस पे, 5' end पे of nucleoside, तो B is the correct answer. ठीक है, next question, the switching on and off of the lactoperon यानी lactosoperon, उसकी switching on and off कौन कराता है, हमारा lactose कराता है, so C is the correct answer.